हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंसमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, लेक्चर नंबर 1 बाय इंसमाम सर। इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर है बेटा आपके 10th बोर्ड के हिसाब से। और एक खुशखबरी आपके लिए ये भी है बेटा कि ये जो चैप्टर है से काफी सारे पार्ट्स जो हैं बेटा वो आपके 10th बोर्ड के सिलेबस में से हट चुके हैं। बेसिकली 10th बोर्ड का जो सिलेबस है बेटा उसमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से आ रहे हैं। एक है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है, और साथ के साथ एक टॉपिक आ रहा है आपका फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वो क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं बेटा, इनेबल करते हैं। ये एक आपके टॉपिक इस क्लास में या सॉरी इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं और आज ही हम कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने की। क्लियर है बेटा। तो सवाल ये निकल के आता है कि सर ये ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है इसका एमर्ज कैसे हुआ। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सवाल ये निकल के आता है कि इस वर्ड का एमरजेंस या है, इस वर्ड का ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं 1991 की। कब की बात हम कर रहे हैं बेटा, 1991 की। कंट्री की जो इकोनॉमी है यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है बेटा वो काफी ज्यादा गिरी हुई थी। वो क्या था बेटा, काफी ज्यादा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एक तरीके से नीचे गिर गई थी। उसके पीछे तीन रीजंस थे बेटा। कितने रीजंस थे बेटा, तीन रीजंस थे बेटा कंट्री की इकोनॉमी के नीचे गिरने के। पहला, कंट्री के अंदर क्या है बेटा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी कंट्री के अंदर, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी बेटा, सरकारें बन रही थी और बिगड़ रही थी। ठीक है। दूसरा कारण क्या है बेटा कंट्री की इकोनॉमी को गिरने की वजह से, कि वॉर चल रहा था बिटवीन गल्फ कंट्रीज। वॉर बिटवीन गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा था बेटा, युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था बेटा। अब वॉर होगा बेटा गल्फ कंट्रीज के बीच में। गल्फ कंट्रीज कौन से होते हैं बेटा, जो खाड़ी देश होते हैं, जैसे ईरान है, इराक है बेटा। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सफर करता है बेटा। जैसे ईरान और इजराइल के बीच में भी एक मसला चल रहा है बेटा, तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सफर करता है, तो उससे इकोनॉमी भी क्या होती है बेटा, गिरती है। तीसरा रीजन क्या है बेटा, तीसरा रीजन ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्रैश हो गया था। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेटा किसी प्लेन का नाम नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रैश होना, क्रैश होने का मतलब क्या है बेटा, कि 1991 या इससे पहले की सरकारों ने जो कर्जा लिया हुआ था बेटा विदेशों से, वो कर्जा चुका पाने की हम क्षमता में नहीं थे। और कर्जा चुकाना है लोन के साथ, तो वो चुका पाने की भी क्षमता में हम नहीं थे। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि जो हमारे ऊपर कर्जा है वो भी क्या हो चुका था, क्रैश हो चुका था। तो ये तीन कारण थे बेटा जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं गड्ढे में गिरी हुई थी। तीन कारण क्या क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वॉर बिटवीन गल्फ कंट्रीज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होना बेटा, क्रैश होना। तो अब जाहिर सी बात है दिक्कत वाली बात है। अब दिक्कत वाली बात है तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ होगा बेटा। तो इस टाइम पे यानी कि 1991 के टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन बेटा, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बेटा पीवी नरसिम्हा राव, श्री पीवी नरसिम्हा राव। ये हमारे इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और साथ के साथ हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इस टाइम पे वो कौन थे बेटा, वो थे इस टाइम पे हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बेटा वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वही है बेटा जो आईएमएफ के मेंबर भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और साथ के साथ हमारे देश के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बहुत ही शानदार इकोनॉमिस्ट है बेटा। ये इकोनॉमी की इनको बहुत तगड़ी समझ है। ठीक है बेटा। तो फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा ये हमारे देश के 1991 के टाइम पे, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर भी रह चुके हैं। इस टाइम पे शायद कहीं विदेश में थे। तो नरसिम्हा राव जी इनको फोन करते हैं बेटा, नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1991 में, वो फोन करते हैं मनमोहन सिंह जी को और बुलाते हैं कि आप इंडिया आइए और इंडिया की इस गिरती हुई इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करी तो जाहिर सी बात इकोनॉमिस्ट को ही बुलाएंगे। तो मनमोहन सिंह जी जो है भारत में आते हैं और ये दोनों मिलके एक मॉडल तैयार करते हैं। दोनों मिलके नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी मिलकर एक मॉडल तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा राव मनमोहन मॉडल। क्या कहते हैं बेटा हम इस मॉडल को, राव मनमोहन मॉडल। समझ रहे हो बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बेटा, कंट्री की गिरती हुई इकोनॉमी को सुधार करने के लिए बेटा इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया जिसे कहा गया राव मनमोहन मॉडल। और यह मॉडल इंप्लीमेंट हुआ बेटा कब, 24 जुलाई 1991 को। कब हुआ बेटा, 24 जुलाई 1991 को। और इस मॉडल को हम कहते हैं बेटा एलपीजी। क्या कहते हैं बेटा हम इस मॉडल को, एलपीजी। अब सर ये एलपीजी क्या होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे एलपीजी होता है सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऐसा नहीं है बेटा,
एल यहां पे स्टैंड्स करता है बेटा लिबरलाइजेशन के लिए, एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण इसे कहा जाता है। और यही हमारा चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब ये ग्लोबलाइजेशन कहां से आया, तो उसका पूरा मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, एक सिनारियो बता दिया है इसके तहत और इसके तहत। क्लियर है बेटा। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है बेटा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बेटा, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का मैनेजमेंट और कंट्रोल, क्या बात कर रहे हैं हम बेटा, कि किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का मैनेजमेंट और जो कंट्रोल होता है वो किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिट को सौंपना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। सर सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि सरकार देश को आगे बढ़ाने में ध्यान दे सके। जो वो अपना समय इधर उधर उलझा रही है उस समय को वो हटा के देश को बढ़ाने पर आगे फोकस कर सके। तो ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया गया राव मनमोहन मॉडल के तहत, और इसमें मनमोहन सिंह की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी बेटा इस मॉडल के तहत। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है बेटा, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मैनेजमेंट और कंट्रोल, याद रखना मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल, ओनरशिप तो सरकार के पास ही रहती है, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है बेटा वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है ताकि सरकार जो है देश को आगे बढ़ाने में ध्यान लगा सके। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, और लिबरलाइजेशन क्या होता है ये भी हम अभी पढ़ लेंगे। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। समझिए बेटा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्लोबलाइजेशन is a process of rapid integration and interconnectedness of economy बिटवीन कंट्रीज। क्या समझे आप कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है बेटा रैपिड इंटीग्रेशन का एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी बिटवीन कंट्रीज। क्या समझे इससे? सर समझ में नहीं आया, देखिए बेटा एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं बेटा, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना। एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या करना है, जोड़ना। और जोड़ेंगे कैसे सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत। तो देखिए बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल लेता हूं बेटा, फोर्ड मोटर्स। देखिए बेटा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मोबाइल है बेटा, आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप में से कितने लोग होंगे बेटा जो मेड इन इंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल? होंगे, काफी सारे बच्चे से होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है मेड इन इंडिया मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही है, बाहर के मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। यानी कि दूसरे देश के जो मोबाइल है वो हमारे यहाँ पे आके बिक रहे हैं, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है या नहीं है बेटा? बिल्कुल सही बात है। जैसे निसान नाम से गाड़ी आती है बेटा, अब निसान जो है इंडिया का ब्रांड नहीं है, उसकी गाड़ी, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड है बेटा, अब उसकी गाड़ियां भी यहाँ पे इंडिया में आके बिक रही है। तो ये क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। जब इकोनॉमी को, एक इकोनॉमी को दूसरे वर्ल्ड की सभी देशों की इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब फोर्ड मोटर्स का हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा फोर्ड कंपनी ने इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप किया। सिचुएशन समझना कि फोर्ड मोटर्स ने क्या किया बेटा, इंडिया के अंदर क्या किया बेटा, एक प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप किया। अब प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप किया तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशी निवेश, यानी कि एक विदेशी कंपनी ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया? प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप किया। तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। अब फोर्ड मोटर्स यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप कर रही है तो प्रोडक्शन भी करेगी। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेगी, इंडिया के लोगों को तो कार बेचेगी, साथ के साथ यहां से वो क्या करेगी, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगी। तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी तो क्या फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है क्या बेटा? अरे हाँ या ना तो बोलो बेटा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है बेटा। अब फोर्ड मोटर्स क्या है, फोर्ड मोटर्स से बेटा एमएनसी क्या होती है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है बेटा। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती है जो एक से ज्यादा नेशन के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो फोर्ड मोटर्स बेटा इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, और ये जो एमएनसी होती है ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो फोर्ड मोटर्स ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप किया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, साथ के साथ फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर रही है। और एमएनसीज क्या होती है बेटा, जो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर क्या कर रही है, अपना प्रोडक्शन को सेटअप कर रही है। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है। क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो इंटीग्रेट करता है, यानी कि एक करता है, और इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को। जब दूसरे देश की कंपनीज यहां आके प्रोडक्शन करके अपना माल बेचती है और हमारे देश की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन करके अपना माल बेचते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना? चीजें क्लियर हो गई बेटा? हो गए बेटा क्लियर? ये समझ में आ गया बेटा? तो ये ग्लोबलाइजेशन था, ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा इस चैप्टर के अंदर? दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वो क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं? देखिए बेटा, एक होती है बेटा, एक फैक्टर है बेटा आपका टेक्नोलॉजी। कौन सा फैक्टर है बेटा? टेक्नोलॉजी। समझ में आया क्या? और दूसरा फैक्टर है बेटा आपका कौन सा? लिबरलाइजेशन। कौन सा फैक्टर है बेटा दूसरा? लिबरलाइजेशन। समझ में आ गया क्या? हाँ ये दो फैक्टर्स है बेटा जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को क्या बनाते हैं बेटा, सक्सेसफुल बनाते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाती है? तो देखिए बेटा, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसको समझाने के लिए। एक लंदन की मैगजीन है बेटा। किसकी मैगजीन है बेटा? लंदन की मैगजीन है, यानी कि लंदन में एक मैगजीन जो है बेटा सर्कुलेट होती है, लेकिन ये पब्लिश करी जाती है दिल्ली में। कहां पब्लिश करी जाती है बेटा? दिल्ली में पब्लिश करी जाती है। अब आप इमेजिन करो, लंदन से एक व्यक्ति दिल्ली आएगा और दिल्ली में आके बताएगा कि इस मैगजीन के अंदर क्या क्या टेक्स्ट लिखना है। फिर वो चला जाएगा, फिर दिल्ली वाला उसको टेक्स्ट बना के वापस से यहां से एक आदमी निकलेगा, वो लंदन में जाएगा और लंदन में जाके बताएगा देखो हमने टेक्स्ट बनाया। फिर लंदन वाले उसके अंदर कुछ कमियां निकालेंगे, फिर दिल्ली वाला आदमी वापस से आएगा और उसमें काम करेगा। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क कितना लग जाएगा? लगेगा नहीं लगेगा बेटा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया, देखिए। लंदन वाले क्या करेंगे बेटा, दिल्ली के लोगों को फोन पे या इंटरनेट के जरिए क्या बता देंगे कि उन्हें कैसा टेक्स्ट चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए। फोन पे बात हो जाएगी या इंटरनेट पे बात हो जाएगी या वॉइस कॉल पे बात हो जाएगी या वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी है। दिल्ली वाले ये चीज कर देंगे और इंटरनेट के जरिए ही क्या करेंगे बेटा, उस मैगजीन का एक सैंपल जो है लंदन में सेंड कर देंगे। लंदन वालों को पसंद आ जाएगा तो कंफर्मेशन दे देंगे फोन पर और दिल्ली उसे पब्लिश कर देगी। दिल्ली उसे क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी। फिर एयरवेज के जरिए वो सारी की सारी मैगजीन कहां जाएगी बेटा? लंदन में, और लंदन के मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगी। अब लंदन वाले दिल्ली को पेमेंट भी करेंगे तो ई बैंकिंग के जरिए वो पेमेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसके बीच में जब टेक्नोलॉजी आई, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जब टेक्नोलॉजी आई तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को एक बूम मिला। तो जो चीजें पहले मैनुअल होती थी वो अब टेक्नोलॉजी से होने लगे। इंटरनेट, ई बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वॉइस कॉल, वॉइस मेल, इंटरनेट, चैट, ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा? टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने क्या किया बेटा, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या बनाया बेटा? सक्सेसफुल बनाया। पहले जो काम होने में महीनों लग जाते थे, अब वो काम विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड्स में हो जाता है। किसकी मदद से बेटा? टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो जाता है बेटा? विद इन मिनट या विद इन सेकंड में हो जाता है। मैं यहां बैठा बेटा विश्व में किसी से भी बात कर सकता हूं बेटा इंटरनेट के जरिए। मुझे जो मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है वो इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं पहुंचा सकता हूं। तो टेक्नोलॉजी पहला फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या किया है बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल बनाने में मदद करी है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं बेटा, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए बेटा, 1991 से पहले क्या हुआ करता था बेटा कि दूसरे देश की कंपनी जो यहां पे प्रोडक्शन करती थी उनके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस थे। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक 1977 का। किसका एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं आपको? 1977 का कोका कोला कंपनी का। किसका एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं? कोका कोला कंपनी का। इंडिया के अंदर 1977 में एक प्रोविजन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के जरिए कि कंट्री के अंदर कोई भी विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करके अपना माल नहीं बेचेगी। तो इससे क्या हुआ, कोका कोला कंपनी को अपना इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट बंद करना पड़ा और इंडिया से छोड़ के जाना पड़ा। सवाल ये निकल के आता है कि सर सरकार ऐसा करती क्यों है? सरकार ऐसा इसलिए करती है बेटा ताकि कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर है उनकी सेल बढ़ सके। अब विदेशी कंपनी आएगी बेटा तो बढ़िया प्रोडक्ट बना के सस्ते में बेच देगी, तो जाहिर सी बात है कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है उनको क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, वो अपना माल नहीं बेच पाएंगे।
तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो ये जो इंपोर्ट के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इन्हें कहा जाता है ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेडिंग के दौरान आने वाले रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, लेकिन 1991 में एलपीजी के कॉन्सेप्ट के तहत इन बैरियर्स को हटाया गया। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा रिमूविंग टैक्स बैरियर्स या फिर रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो ट्रेड के अंदर जो बैरियर्स लगे हुए हैं उनको क्या करना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, लिबरलाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होगा बेटा, जब विदेशी कंपनीज हमारे देश में आके प्रोडक्शन करेगी तो वो अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते में बेचेगी। इससे क्या होगा बेटा, हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स उनको कंपटीशन मिलेगा और वो भी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो जिसका प्रोडक्ट बढ़िया होगा वो बिक जाएगा। तो 1991 में लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया गया कि जितने भी ट्रेडिंग के दौरान जो बैरियर्स लगे हुए उनको क्या किया जाए बेटा, रिमूव किया जाए। तो जो पहले ग्लोबलाइजेशन के बीच में रोड़ा बने हुई थी, जो पॉलिसीज लिबरलाइजेशन के तहत उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया बेटा, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ और 1991 में वापस से कोको कोला कंपनी जो है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने वापस चली आई। अब देखिए बेटा, इंडिया के भी काफी सारे गुड्स आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब विदेशी गुड्स से क्या मिल रहा है बेटा, हमें कंपटीशन मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं बेटा, मेहनत करते हैं और एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स है बेटा, एक है टेक्नोलॉजी जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया, और एक है बेटा आपका कौन सा टॉपिक, लिबरलाइजेशन बेटा, जिसने भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को क्या बनाया बेटा, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया है बेटा, कंप्लीट करने में कोशिश करी है। बताओ बेटा यहां तक चीजें समझ में आई है, नहीं आई बेटा आपको बात? तो याद रखना बेटा 1977 में कोको कोला कंपनी चली गई थी कि सरकार के जरिए ट्रेड बैरियर लगा दिए गए थे ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की सेल बढ़ सके। लेकिन 1991 में जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया बेटा तो इन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया और फिर कोको कोला कंपनी वापस से आ गई। और कोको कोला ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आई ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सके और अपने माल को बेच सके, और इससे इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी बेटा कॉम्पिटिशन टफ मिला। लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर्स भी क्या कर रहे हैं बेटा, लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बेटा? तो यहां क्या होता है बेटा, यहां जो हमारा ये चैप्टर है कौन सा बेटा, ग्लोबलाइजेशन, वो कंप्लीट होता है। मैं फिर बता देता हूं बेटा, 10th बोर्ड में आपके सिर्फ दो ही टॉपिक आ रहे हैं इस चैप्टर से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें एक चीज बच रही है बेटा, इससे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, एमसीक्यूज, वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यही दो टॉपिक बेटा इस एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन दो टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, साथ के साथ ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह का मॉडल क्या था, और किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमी सेटबैक में लगी हुई थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा बेटा, उसमें अपन क्या बात करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा हिस्ट्री का चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्लियर है क्या बेटा सभी को? बता दो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां ये होता है बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट। ये जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट इसके सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।